हेलो स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे पावर शेयरिंग। पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम से। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। जैसे हमने देखा था, बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, डच स्पीकिंग पीपल थे एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, जिसमें पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में थे। बट बेल्जियम कैपिटल ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे बट डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे। तो ये जो रीजनल डिफरेंसेस थे और कल्चरल डाइवर्सिटीज था, इसको बेल्जियन लीडर्स ने काफ़ी अच्छे से संभाला। इसको रिकॉग्नाइज करा कैसे? बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से 1993 के बीच दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज करा, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ताकि इस अरेंजमेंट से, इस अमेंडमेंट से उन सारे चेंजेस को लाया जा सके, जिससे कि बेल्जियम के जितने भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो एक साथ रह सके और पीसफुल सोसाइटी डेवलप हो सके। क्योंकि पीसफुल इन्वायरमेंट होगा तभी इकोनॉमी डेवलप होगा और सोसाइटी प्रॉस्पेर होगी, राइट। सो द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। जो अरेंजमेंट उन्होंने किया वो काफ़ी इनोवेटिव था और बाकी देशों से काफ़ी अलग था। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल 40 मिनिस्टर्स होते हैं तो इसमें 20 मिनिस्टर्स डच के होंगे और 20 मिनिस्टर्स फ्रेंच के होंगे। मीन्स दोनों मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, राइट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और कुछ स्पेशल लॉज, ऐसे स्पेशल लॉज जो डच को भी अफेक्ट करे, फ्रेंच को भी अफेक्ट करे, जर्मन को भी अफेक्ट करे, तो उस केस में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की वोटिंग चाहिए सो दैट उस बिल को, उस लॉ को पास करने के लिए। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। इसलिए ऐसे लॉज में कोई भी एक कम्युनिटी सिंगल हैंडेडली, सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, फिर उसमें सारे मेंबर्स के सपोर्ट होंगे। Many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country। तो जो 2 रीजन हमने डिस्कस करा था, एक फ्लेमिश रीजन और दूसरा वेलोनिया रीजन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे पावर्स जो हैं वो इन 2 स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। ये जो 2 रीजन्स थे, वेलोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं है। मीन्स एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स है वो ऑटोनोमस पावर्स है, वो अपने पावर्स इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रसेल्स की एक अलग प्रॉब्लम थी। पूरे कंट्री में डच मेजॉरिटी में था लेकिन फ्रेंच माइनॉरिटी में था, लेकिन ब्रसेल में फ्रेंच मेजॉरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। तो इसलिए ब्रसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट क्रिएट किया गया वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रसेल्स में भी दोनों कम्युनिटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे पूरे ब्रसेल्स में उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो उन्होंने ब्रसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उन्होंने डच स्पीकिंग के साथ समझौता इसलिए कर लिया क्योंकि पूरे कंट्री में, पूरे बेल्जियम में डच स्पीकिंग ने फ्रेंच स्पीकिंग के साथ समझौता किया था, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावे एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये हर लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग गवर्नमेंट है। मीन्स डच अपनी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, फ्रेंच अलग बनाएंगे एंड जर्मन स्पीकिंग अलग बनाएंगे, नो मैटर वेयर दे लिव। तो चाहे वो जहाँ जिस जगह पे भी रहे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। ये गवर्नमेंट कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ के जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। सो यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सब डिस्कस करके ऐसा लगेगा कि बेल्जियन मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये कॉम्प्लिकेटेड है भी इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। जो बेल्जियम में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ये अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेटेड है। बट दिस अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार।
लेकिन ये अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छा काम किया है और जिस वजह से जो कम्युनिटीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वॉर है, वो नहीं हो पाया है। तो काफ़ी एक पीसफुल सोसाइटी डेवलप हुआ और इस वजह से वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ, मीन्स ऐसा करने से जो सिविक स्ट्राइफ था, जो एक सिविल वॉर था, उसको बेल्जियम ने अवॉइड करा बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे दोनों मीन्स कंट्री का डिवीजन ना हो वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन में, इसके लिए इन्होंने ये मॉडल तैयार किया था और ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा पीसफुल एनवायरनमेंट डेवलप करने में, राइट। नाउ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। फिर यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने एक साथ आकर यूरोपियन यूनियन बनाया और इस यूरोपियन यूनियन का कैपिटल मीन्स हेड क्वार्टर जो था वो बनाया गया ब्रसेल्स। ब्रसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेड क्वार्टर्स। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम इस बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों स्टोरी से क्या सीखते हैं। तो हमने देखा बेल्जियम के जितने लीडर्स थे उन्होंने अपने रीजनल डिफरेंसेस, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स को समझा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया सो दैट कि एक पीसफुल सोसाइटी बन सके, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। वहीं श्रीलंका में फुल मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट थी, वहाँ उन्होंने अपने माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखा, उनके प्रॉब्लम्स इशूज़ को एड्रेस नहीं किया, जिस वजह से सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं बेल्जियम और श्रीलंका, येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन ये जो क्वेश्चन था पावर शेयरिंग का, तो इस पावर शेयरिंग का जो मेथड था दोनों जगह अलग अलग था, बेल्जियम में भी अलग था और श्रीलंका में भी अलग था। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कंट्री में यूनिटी और पीसफुल इन्वायरमेंट तभी पॉसिबल है जब हम अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स को, उनके लैंग्वेज को, उनकी फीलिंग्स को, कल्चर्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर पावर शेयरिंग। तो इस वजह से पावर शेयरिंग को लेकर कई सारे स्टेप्स, कई सारे अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। वहीं श्रीलंका में डिफरेंट एग्जाम्पल सेटअप करने को देखने को मिला, क्योंकि श्रीलंका में उनके जो लीडर्स थे उन्होंने वहाँ की प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट को सॉल्व नहीं किया अपने माइनॉरिटी का, जिस वजह से सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सो इट शोज अस दैट इफ अ मेजर कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर। श्रीलंका का एग्जाम्पल क्या शो करता है कि अगर कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस शो करती है या फिर उनकी प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करती है, देन इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो इससे ये होगा कि कंट्री की जो यूनिटी है वो खतरे में आ जाएगी। सो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Power sharing के लिए के फेवर में मीन्स पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके लिए दो अलग अलग रीजंस दिए जा सकते हैं। Two sets of reasons. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने में, कम करने में हेल्प करता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस क्रिएट होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, मीन्स पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होते रहेंगे। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पावर शेयरिंग से क्या होगा, एक पॉलिटिकल ऑर्डर में मीन्स पॉलिटिकल फील्ड में स्टेबिलिटी आएगी, एक पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होगी वो लंबे समय तक चलेगा, जिससे पॉलिसीज वगैरह अच्छी आएंगी। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run. अगर हम मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो विल है, जो विशेष है, अगर माइनॉरिटी पे हम थोपने की कोशिश करें तो ये हो सकता है कि कुछ महीने या फिर कुछ दिनों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन मीन्स अच्छा लगे, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इससे कंट्री की, नेशन की यूनिटी खराब होगी, राइट। सो टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी का जो टायरेनी है मीन्स जो ऑपरेसिव एक्ट है वो सिर्फ माइनॉरिटी पे ऑपरेसिव ही नहीं होगा, मीन्स दमनकारी ही नहीं होगा, इट ऑफन अफेक्ट्स मेजॉरिटी एडवर्सली एज वेल। ये मेजॉरिटी को भी लंबे समय में मीन्स लॉन्ग टर्म में मेजॉरिटी को भी अफेक्ट करेगा, राइट। नाउ देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। दूसरा जो सेट ऑफ रीजन है कि क्यों पावर शेयरिंग डेमोक्रेसीज के लिए जरूरी है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी,
मीन्स जैसे बॉडी की आत्मा होती है, ठीक वैसे ही डेमोक्रेसी का जो सोल है, आत्मा है, वो पावर शेयरिंग है। A democratic rule involves a sharing power with those affected by its exercise. So, डेमोक्रेटिक रूल में मीन्स डेमोक्रेटिक सिस्टम में उन सारे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ पावर शेयरिंग जरूरी है जो इस रूल से अफेक्टेड है। मीन्स इस रूल, ये जो डेमोक्रेटिक रूल में जिन जिन पीपल पे रूल होता है उनके साथ पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स अफेक्ट्स, और इसके अफेक्ट्स के कारण मीन्स इस डेमोक्रेटिक रूल के इफेक्ट्स के कारण जिसको साथ में रहना है, कंट्री के अंदर रहना है, उसके साथ पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो लोगों को इस बात के लिए कंसल्ट किया जाना चाहिए कि वो कैसे चाहते हैं अपने ऊपर रूल हो। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जहाँ में सिटीजन्स जो है पार्टिसिपेशन के थ्रू मीन्स इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट में या फिर सिस्टम में अपना एक रोल प्ले करते हैं, एक स्टेक, एक हिस्सेदारी निभाते हैं, राइट। नाउ लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल। जो पहला सेट ऑफ रीजंस है, ये जो हम देख रहे हैं, जो पहला सेट ऑफ रीजंस था जहाँ पे पावर शेयरिंग जरूरी है ताकि हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अवॉइड कर सके, वायलेंस को अवॉइड कर सके, तो इसको हम कह देते हैं प्रूडेंशियल रीजन। अब इस प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? So prudential is based on prudence, that is careful calculation of gains and losses. For example, let's suppose आपसे कोई डिसीजन पूछा गया let's suppose आपसे पूछा गया कि फुटबॉल खेलोगे, तो आपने एक दो तरीके से आंसर दिया। एक अपनी मर्जी से मीन्स खेलना है या नहीं खेलना है, यस या नो, राइट। और जो दूसरा आपने डिसीजन दिया वो कैलकुलेशन करके दिया, राइट, मीन्स प्रैक्टिकली सोच के दिया। तो ये जो प्रैक्टिकली सोच के दिया आपने कैलकुलेशन, इसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट देखकर आपने जो डिसीजन दिया, इसी को कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन, राइट। मीन्स केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, इसके क्या गेन्स प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस। तो ये जो आपने अपनी मोरालिटी के बेसिस पे, अपनी विशेष के बेसिस पे जो डिसीजन लिया, उससे काफ़ी ये डिसीजन, ये प्रूडेंशियल डिसीजन होता है, रीजन होता है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ रीजन था उसको हमने कह दिया प्रूडेंशियल रीजन, और जो सेकेंड सेट ऑफ रीजन है उसको हमने कह दिया मोरल रीजन। सेकेंड सेट ऑफ रीजन क्या था कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। नाउ व्हाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीजन इस बात पे ज़्यादा जोर देता है कि पावर शेयरिंग एक काफ़ी अच्छा आउटकम, एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेगा। मोरल रीजन्स एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मोरल रीजन्स ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी कीमती है, पावर शेयरिंग होना चाहिए, राइट। नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं? सो इस टॉपिक को लेकर हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाएंगे। टिल देन आप ये चैप्टर रिवाइज करते रहो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।